दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट की परीक्षा, नीट का जो एग्जामिनेशन था, उसमें जितनी बड़ी धांधली हुई, 67 टॉपर हो गए और इतनी धांधली हुई कि न जाने कितनी जगहों पर देश के कितने हिस्सों में पेपर्स लीक हुए, कितने लाख कितने हजार पैसे एक एक पेपर लीक करने के पाए गए, बताए गए। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ जगहों पर पेपर के टुकड़े जलाए हुए, फाड़े हुए कई जगह से बरामद हुए। नीट की इतनी बदनामी, जो नीट की परीक्षा कराने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, उसकी इतनी बदनामी पूरे देश में हुई और पता ये चला कि जब से ये इंस्टीट्यूट बना है, जब से ये एजेंसी बनी है, तब से अनेक बार, दर्जन से ऊपर बार परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। एक बड़ा स्कैम है और स्कैम के पीछे तरह तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, केवल टेस्ट में स्कैम नहीं है। केवल जो बुनियादी परीक्षा होती है, शुरू की परीक्षा होती है बच्चों की, कि वो नीट को क्लियर कर रहे नहीं कर रहे, केवल स्कैम वहीं तक सीमित नहीं है। ये धांधलेबाजी और स्कैम का जो सिलसिला है, वो टेस्ट में बच्चों के पास हो जाने या उसमें अच्छे अंक पा जाने के बाद भी जारी रहता है। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनके सीटों को अलॉट कराने में, उनकी सीटों को मुहैया कराने में जो धांधली लंबे समय से हो रही है, जब से ये रिजर्वेशन की प्रोसेस इंट्रोड्यूस की गई, तब से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी की और गाइडलाइंस के हिसाब से अगर सब कुछ होता तो ये धांधलेबाजी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ऐसा लगता है कि नीट परीक्षा के संचालकों, काउंसलिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो संस्थान है, इन सब की टॉप जो बॉडी है, उसमें मिली भगत है और एससी एसटी स्टूडेंट्स को ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी बड़े पैमाने पर की जा रही है। वो नाइंसाफी है क्या? कैसे रिजर्वेशन को वायलेट किया जा रहा है? कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? हम आज इसी विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आंध्र प्रदेश के कर्नूल से डॉक्टर के वेणुगोपाल साहब जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप यादव। डॉक्टर संदीप यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं और डॉक्टर वेणुगोपाल प्रिंसिपल हैं। दोनों प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन क्षेत्र में हैं और चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीट के परीक्षा में जो उत्तीर्ण या जो लड़के पास हो जाते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, उसमें जो सीटों के अलॉटमेंट में जो जो अभ्यर्थी जाते हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी के, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो इनजस्टिसेज हो रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को वायलेट करते हुए, वो एग्जैक्टली हैं क्या? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीट का जो एग्जामिनेशन है, उसमें जो सीटों का अलॉटमेंट होता है, अभी नीट के ऊपर आरोप लग रहे थे कि उसमें पेपर लीक हुआ है और ये मामला पूरा जोर पकड़ा इसने, बहुत आंदोलन हुए देश में, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसी बहुत दूर नहीं, दिल्ली के पास में हरियाणा के एक सेंटर में एक ही स्कूल से 6 लड़के टॉपर हो गए। हकीकत में देखा जाए तो 6 लोग क्वालिफाई करना एक सेंटर से बड़ी बात है, 6 टॉपर होना तो और भी बड़ी बड़ी बात है। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये खास करके एससी एसटी और ओबीसी के साथ बड़े समय से उनके रिजर्वेशन की हकमारी हो रही है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि 1996 का जजमेंट है और वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, रितेश आर शाह वर्सेस वाई एल यामुल का।
और 1996 का वो जजमेंट है। और आप इस बात को समझिए कि कैसे एक तरह से इन वर्गों की हकमारी की जाती है। होता ये है कि मान लीजिए 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं, और उनमें जो बाकी 50% सीटें हैं वो अनरिजर्व होती हैं, मतलब कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स से, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उनके लिए ओपन होती हैं। जी, और उसमें मामला ये है कि जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको होता क्या है कि उनको एक चॉइस का भी मसला होता है। हर कोई जैसे दिल्ली के एम्स में पढ़ना चाहता है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ना चाहता है। तो अब क्या होता है कि वो बच्चा अपनी मेरिट मैंने अपनी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से एक्सरसाइज करके बढ़िया कॉलेज लेता है। लेकिन जो जजमेंट है रितेश अरसा और वर्सेस डॉक्टर वाईएल यामुल के केस में, वो क्लियर है कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जिसने ओपन कैटेगरी में, मतलब 50% अनरिजर्व कैटेगरी में मेरिट बनाई है, वो अपनी बेहतर कॉलेज पाने के लिए अपनी मेरिट जो है वो रिजर्व कैटेगरी से एक्सरसाइज करके और वो पा सकता है। लेकिन उसको गिना जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब मेरिट का कैंडिडेट गिना जाएगा ना कि रिजर्व कैटेगरी का। अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है? जैसे वो जो बच्चा 50% वाली अनरिजर्व कैटेगरी में आया मेरिट में, अब उसको अगर आप रिजर्व कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं तो रिजर्व कैटेगरी की एक सीट का नुकसान होता है। और उधर जो मेरिट में नहीं है बच्चा, जो उन 50 अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों से 91 नंबर पे है, 51वें नंबर पे है, वो एंट्री पा जाता है। तो ये मेरिट के साथ भी धोखा है और रिजर्व कैटेगरी के साथ भी धोखा है। और ये जजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के मेडिकल कॉलेजेस में तमाम तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिसमें इन वर्गों के साथ धोखा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रैक्टिसेस जो एडमिशंस में चल रही हैं, इससे नुकसान है एससी एसटी और ओबीसी को। और इस पर लगातार बात उठाई जा रही है। इसको कुछ लोग बताते हैं कि एम्स दिल्ली ने अपने एडमिशन में माना भी था, लेकिन बाद के जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, वहां इसे नहीं मानते हैं। जैसे मैं एक और इससे जुड़ा हुआ एग्जांपल आपको दे देता हूं। जो बवाल मचा हुआ है यूपी में 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती का, उसमें भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि 18,000 बच्चे ऐसे थे ओबीसी एससी कैटेगरी के जो ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए, और रिजर्वेशन के हिसाब से 18,000 के ही करीब करीब सीटें बन रही हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो कुल मिला के वो ओबीसी के बच्चे पूरे सेलेक्ट होने चाहिए थे 36,000, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि साफ साफ 5,000 सीटों का गोलमाल है और उससे भी ज्यादा भी है, जिस पे कल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि केवल ये नीट में ही सीमित नहीं है, जगह जगह इन चीजों का दुरुपयोग किया जाता है और इन वर्गों की, जिनके लोग संरचना में कम है, प्रशासनिक संरचना में कम है, उनके हक को मारा जाता है, उनके हकों की लूट की जाती है और उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो डॉक्टर वेणुगोपाल, हम आपसे ये समझना चाहते हैं सर कि ये जो धांधली सीटों के अलॉटमेंट में लोकल लेवल पर संस्थान जो कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को आप बताएं। Thank you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. So regarding this reservations, so in All India quota, as per the NEET resolution, 15% seats of all over India from all the states, they are sponsoring the seats for 50% national pool. So out of these, out of all the seats, 8,916 seats are in national pool, actually. So out of these 15%, so 27% seats to be allocated for the OBCs and remaining seats for the SC and like that, and 50% seats for the unreserved. So while during the counseling process, what is happening here? So as per the previous statement given by our Sandeep, so they have to fill the seats on meritorious basis without irrespective of SC or SC or BCA or whatever he may be. So he is by virtue of a merit, they have to fill the seat first. After that, in sliding process, if the meritorious student wants to go for the better college, which is under his reservation, there is a choice to him to slide to that better college. Whenever he is going to slide this for the better college, the leftover seat should be allocated for the
same reserved category student. But this Yeah. is not happening in the process of the counseling. So whatever the judgment is there in the Ritesh Harsha and Dr. Y.L. Samuel, so we are also from Andhra Pradesh state, we also fight in the Supreme Court and again we got the clear judgment in Supreme Court also by quoting this judgment. So there is a clear distinction between the civil services appointments and the admission process. So every time they are arguing by showing these civil servants appointments where there is no question on the slide. But whereas here, this is this is applicable for the admissions. In admissions, there is a clear distinction for appointments and the admissions. So it was clearly given in the judgment, various judgments, not only the Ritesh Harsha, several Supreme Court judgments are there. But each and every time we are fighting this for this cause. So, for example, if we take the statistics of last counseling, so the OBC cutoff is 22,784, but whereas the unreserved category cutoff is 22,663, almost the same. So as per the reservation norms, 2,445 seats should be allocated for the OBC after cut off the rank of the general merit. So here general merit is 22,623. After that, the OBCs are having the right to get 2,445 seats exclusively for OBC. But this is not happening. So they are allocating the seats for the OBCs or the SCs or the STs directly in their reservation category. So they are not following the Supreme Court judgment. That's why, unfortunately, even though there are so many judgments are there, they are having a clear idea about the reservation policy, but they are not implementing. They are not showing the interest to for the true spirit for implementing the true spirit of the Supreme Court judgment and the Indian Constitution. This is the one simple data. So that is nothing but the OBC's cutoff is 22,784 and the general merit the unreserved category cutoff rank is 22,663. The marks are almost the same. So there is no any distinction between the general merit and OBC. So what happened? These 2,445 seats which are allocated as per the Constitution. So what happened to these 2,445 seats? Where they are gone? So this is our fundamental question. Each and everybody should answer this. Everybody should understand this. So where is the distinction between the reserved category and the unreserved category? How many seats are there? So these are simple things, sir. But they are making this complicating by showing various regions, just like the appointments of UPSC. The appointments of UPSC and the admissions in the universities or the professional colleges is entirely different. So the AIIMS is during the counseling process of AIIMS, they are already in 2014 they are having a clear procedure. I will send the copy of counseling process of AIIMS also. So in that, in counseling process, the seats should be filled open. Competition would be filled up first, wherein candidates would be called for counseling based on merit alone, irrespective of whether they belong to unreserved, SC or OBC. The second, then after allocating the 50%, next they have to follow this process. So that is nothing but 1 minute. That is nothing but next reservation categories like SC, OBC candidates will be counseled to fill up the seats earmarked for them, the respective categories. During this process, what is happening? If a candidate belonging to SC or OBC who have taken admission under open competition out for another institution of his choice, for which he should be eligible as per the rules of reservation, the seat vacated by the meritorious reserved candidate should be filled with the candidate of the same reservation category. So this is clearly stated in the Supreme Court judgment and also in the Constitution also. But they are not implementing it. So previously it was implemented in AIIMS counseling in 2014, but they ignored after implementing the NEET process. So this is my submission, sir, from my side. Sandeep Yadav,
डॉक्टर के वेणुगोपाल साहब ने बहुत ही फैक्ट्स के साथ ये बात एक्सप्लेन की कि एक तो ये कि ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, दोनों के कट ऑफ में कोई फर्क नहीं रह गया है, कोई फर्क नहीं रह गया है। लेकिन उसमें जो एडमिशन की प्रोसेस में जो सबसे बड़ा घाटा जो ओबीसी स्टूडेंट्स को हो रहा है, उसके बारे में तो हमारे जो हिंदी क्षेत्र के जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो के वेणुगोपाल साहब ने बातें कही हैं, आप उनको अगर अपने पर्सपेक्टिव से संक्षेप में इस पहलू को अगर बताना चाहें तो आप कृपया जरूर बताएं। जी, के वेणुगोपाल जी ने जो करनूल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने साफ साफ यही कहा कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट का उन्होंने एमआरसी एक शब्द की बात की, जिक्र किया। मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट वो कैंडिडेट्स जो अपनी कैटेगरी से बाहर ओपन कैटेगरी में मेरिट में आते हैं, उनकी जो खाली की गई है सीटें, उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि 2445 ऐसी सीटों की धांधली हुई है। वो सीटें कहां गई? तो ये जो गड़बड़ी हो रही है कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट, भाई स्वाभाविक है कि वो अच्छे कॉलेज को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी कैटेगरी की जो उनकी चॉइस है उसको एक्सरसाइज करते हैं, अपनी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाई अरसा और डॉक्टर वाई यामुल के केस में वर्सेस वाई यामुल के केस में कि भाई जो वो सीट खाली करता है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट, उस सीट को उसी कैटेगरी के कैंडिडेट से भरा जाना चाहिए। इस बात को हमको हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि देखिए, अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, 50 अनरिजर्व्ड हैं और 50 रिजर्व्ड हैं, तो उसमें अगर 50 अनरिजर्व्ड हैं, उसमें 25 ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी के हैं। तो वो ऐसा नियम है कि जो 90 के ऊपर पाएगा लोयोला कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो लड़का अनरिजर्व कैटेगरी में ऊपर की रैंक में है, वो वापस अपनी कैटेगरी की चॉइस, कैटेगरी को रिजर्वेशन को एक्सरसाइज करते हुए अपने बेहतर चॉइस को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन एक मैंने इससे बात और भी स्पष्ट है कि भाई वो एडमिशन लेने के लिए डॉक्टर वेणुगोपाल ने ये कहा साफ साफ कि इसमें सरकार जानबूझ के गोलमाल करती है कि यूपीएससी में नौकरियों के एक्सरसाइज अलग सवाल है और एडमिशंस में एक्सरसाइज का चॉइस एक अलग सवाल है। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप एडमिशन दे रहे हैं, और उसमें जब आप उस कैंडिडेट को कहते हैं कि तुम भाई एक्सरसाइज कर लिए तो अब आप बेसिकली आप अपनी कैटेगरी में प्लेस्ड हो गया, ऐसा नहीं है। ये जजमेंट जो है साफ साफ कह रहा है, मैं उसकी अंतिम लाइन को पढ़ रहा हूं, कोट करते हुए पढ़ रहा हूं कि while a reserve category candidate entitled to admission on the basis of his merit will have the option of taking admission in the colleges where a specified number of seats have been kept reserved for reserve category, but while computing the percentage of reservation, he will be deemed to have been admitted as an open category candidate and not as a reserve category candidate. ये क्लियरली लिखा हुआ है। ये जजमेंट भी आप अपने थंबनेल में दिखा सकते हैं, वीडियो में भी दिखा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके आधार पर बेईमानी हो रही है, हकमारी हो रही है, चोरी हो रही है, और ये चोरी वो लोग कर रहे हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, अपने वर्ग का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और वो वंचित समाज से उनका हिस्सा छीन रहे हैं। ये 2445 स्टूडेंट जो डॉक्टर होते हैं वो कहीं घूम रहे हैं, वो निराशा के सागर में डूबे हुए हैं। वो उनको लगता है कि उनका जीवन खत्म हो गया है। इतनी मुश्किलों से नीट की तैयारी करना, कोचिंगों में मोटी मोटी फीस देना, कोटा में जाकर रहना, और फिर बाद में अंत में अगर निराशा हाथ लगे और उनको ये मालूम ही ना हो कि एक वर्ग के लोग उनके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी एडमिशंस को डिनाई कर रहे हैं, उनको अगर इस एपिसोड से मालूम चलेगा तो उनको संबल मिलेगा, उनको मालूम चलेगा कि नहीं, मेरिट यहाँ बनाई जाती है, मैनेज की जाती है, मैनिपुलेट की जाती है। भारत में मेरिट का जुगाड़ किया जाता है। तो डॉक्टर वेणुगोपाल, इस पूरे एस्पेक्ट को जो आपने अभी बताया और संदीप ने जिसको एलेबोरेट किया, इसको फाइट आउट करने का, इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस होल प्रोसेस जो ये एडॉप्ट कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन टू गेट जस्टिस फॉर अदर बैकवर्ड कम्युनिटी स्टूडेंट्स? Sir, it is not the new to the admission process. It was already implemented,
and implementing in some states, certain states like Andhra Pradesh. So we fought for years and got the good judgment regarding the medical admission. And whatever the policy which was implemented by the AIIMS in 2014 and implementing in the states like Andhra Pradesh, so we are clearly having. So the particular process is there. First of all, the 50% seats, irrespective of the merits they have to fill, and then allow the meritorious reserved category students to slide to the better colleges. Unfortunately, we are disconnected from our friend Dr. Venugopal. So just आप ये बताएं कि क्या ये केवल लोकल लेवल पर जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अथॉरिटीज के लेवल पर ये हो रही है धांधली, या इसमें एनटीए के बॉसेस भी इन्वॉल्व हैं? ये पूरे जो इनजस्टिसेस की जा रही है एससी एसटी और खासकर ओबीसी स्टूडेंट्स के प्रति, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट जो है टॉप लेवल से है या ओनली फ्रॉम द लोकल कॉलेजेस और लोकल इंस्टीट्यूशंस? अब वही बात बता रहे थे वेणुगोपाल जी, डॉक्टर वेणुगोपाल बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में ये जो प्रैक्टिस है वो दूसरी तरह से की जाती है, वहां ईमानदारी से किया जाता है। वहां हो ये रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो अच्छा ये जो नीट की जो सीटें हैं वो 15% हर स्टेट से ली जाती हैं, बाकी स्टेट अपने हिसाब से एडमिशन करता है। उसमें क्या है कि वो जो सीटें हैं वहां आंध्र प्रदेश इस प्रैक्टिस को कर रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट मेरिट में आ जाता है वो अपनी कैटेगरी से कॉलेजेस की चॉइस को लेता है, लेकिन उसकी खाली की गई सीट को उसी कैटेगरी के कैंडिडेट से भरी जाती है। तो वहां रिलेटिवली क्लियर है। लेकिन अभी जो ये नीट किया जा रहा है, ये सेंट्रल काउंसलिंग होती है इसकी, और इसके लिए केंद्र सरकार जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी देखरेख में सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा ये कहना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो एक एजेंसी है जो काम करा रही है, एग्जाम करा रही है, लेकिन एडमिशन तो सरकार देती है, सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में होता है और सरकार का रोल है उसमें सीधा सीधा। तो ये जो सब कुछ गड़बड़ी हो रही है इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, एकदम स्पष्ट है। या डॉक्टर वेणुगोपाल, सर। मैं वही सवाल आपसे बीच में पूछना चाहता था स्पेसिफिकली फॉर आवर ऑडियंस एंड आवर व्यूअर्स कि ये जो इनजस्टिसेस हैं, खासकर जो एससी एसटी ओबीसी पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के प्रति ये जो हो रही है, ये केवल लोकल इंस्टीट्यूशंस के रोल इसमें केवल नहीं है, बड़े पैमाने पर ये टॉप लेवल एनटीए भी, बल्कि एनटीए से भी ऊपर जो मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं संदीप यादव, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है पूरे के पूरे रिजर्वेशन की पॉलिसी को, रिजर्वेशन के फिलॉसफी को डिरेल करने में या उसको खत्म करने में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनिशिएटिव नए ढंग से लेना पड़ेगा तमाम कम्युनिटीज को, तमाम लोगों को इस बारे में? Yes, sir, exactly. So the whatever the points you raised, they are also raised by our honorable member of parliaments in the parliament also, and by the leaders, eminent leaders. What is injustice happening to the SC, ST, and OBC candidates in the especially in medical admissions and also in the professional colleges. So whatever you are seeking, that's the intervention of the political leaders is also very important, sir. So, but unfortunately, knowingly they are doing injustice. So that is the reason here. So each and every, even the layman can understand what is the reservation policy. So even though in 50% seats they are reserved, they are for the unreserved candidates or the meritorious candidates. For instance, I am saying, if 1 to 50, for example, 100 seats are there, 1 to 50 seats, SC, ST, OBCs are got the 50 ranks, 1, 2, 3, 4, 5, like that. So after filling all these 50 seats, they have to allocate the remaining 50 seats for the reserved category seats. So if the reserve, so because they are showing it as the 50% quota is completed for you. So this is an injustice. So we are not born with the cap of SC, ST, or BC. We are not born like that. So we, by virtue of our merit or intelligence, we got the good rank. So we are having the right to join in the professional colleges according to our merit. So whatever the reservation is allocated for that, that is beyond that meritorious reservation. But the numbers magic, they are showing that
whatever the 2,445 seats allocated for the OBCs after completing of all these entire counseling process, they are showing the numbers, all the OBCs, the 2,445. So this number is matched. So whatever the seats allocated for 2,445 is completely matched. But so what is happening? They are filling the whatever the reserved seats with the meritorious candidates. What I am saying, if all the 100 seats, or if even one other than the SC, ST, OBC student got the top merit in below the 100 rank, all the seats should be go for the reserved candidate students, irrespective of their allocation. So because the 50% are got according to their merit, the remaining 50% are got from the their which of their reservation. So this is clearly showing. So what is happening in previous days? What happened there? So we are the SC, ST, OBCs are not aware of the things, and they are not having the good facilities. That's why the very few number is selecting in unreserved category. Now the awareness is more, and having the good opportunities, and they are struggling for their survive. So that's why they are competing with the unreserved candidates, even though they belongs to the SC, ST, BC and OBC reserved candidates also. So we have to appreciate them. So whenever we come beyond the number of our reserved category, so really the political leaders or the ruling party, whatever it may be, they have to really appreciate. So because they are competing with the well-versed, well-facilitated categories. So that is my intention, sir. Of course, of course, it is clearly show that what is there. So even layman can understand. So there is no further argument. There is no hours together argument in the parliament also. So here they should have the good intention to implement the reservation policy with the true spirit of the constitution. So that is my opinion, sir. Okay, thank you. Sandeep, there is a certainly we need awareness among the people, particularly the communities. ये तो ठीक है जो वेणुगोपाल साहब भी बोल रहे हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन का भी जरूरत हो सकता है. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 96 में जो आपने पढ़ के सुनाया, आपने बोला वो ऑलरेडी उस पर गाइडलाइन दे चुका है, फिर भी वायलेशन हो रहा है और ये वायलेशन बिल्कुल अनइंटरप्टेड है. तो ऐसी स्थिति में मेरा ये सवाल है, और बिल्कुल आखिर में हम 30 मिनट क्रॉस कर गए हैं अपनी सीमा, बहुत संक्षेप में आप बताइए कि देश के प्राइम मिनिस्टर अपने को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और इसके अलावा इस समय ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली दो ऐसे राजनीतिक दलों के सहयोग से चल रही है, जिसमें एक जेडीयू अपने को ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी सबका अपने को वैंगार्ड मानता है. ऐसा लगता है कि वो उनका वैंगार्ड है. दूसरी तरफ टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जहां से वेणुगोपाल साहब आते हैं, तो वह भी मानते हैं कि वो तमाम जो डाउन ट्रॉडन है, तमाम जो दलित आदिवासी ओबीसी है उनका, बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी, उनको भी काफी उनको रिप्रेजेंट करते हैं. फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में, अपने रिस्पेक्टिव असेंबलीज में इसको बड़े सवाल के रूप में क्यों नहीं बना पा रही हैं, जब इतने सालों से ये सिलसिला चल रहा है इनजस्टिस का. जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैक्सिमम लोग खास करके उत्तर भारत में, जैसे आपने जो सवाल पूछा उसमें दो जो पार्टियां हैं, टीडीपी तो आंध्र प्रदेश से आती है और टीडीपी आंध्र प्रदेश की पार्टी है. इवन उसका तेलंगाना में भी कोई रूट नहीं है उस तरह से. लेकिन आंध्र प्रदेश का केस हमने बताया कि वहां की जनता अवेयर है और वहां की जनता राज्य की सीटों में जो मेडिकल की सीटें हैं वो ले रही है अपना हिस्सा. सबसे बड़ी बात सर ये है कि कोई किसी को हिस्सा देता नहीं है. आप अमेरिका का गृह युद्ध ले लीजिए, श्वेतों का जो संघर्ष है उससे शुरू करते हैं, पूरी दुनिया में कोई किसी को हिस्सेदारी देता नहीं है, हिस्सेदारी लड़के लेनी पड़ती है. बीसी कम्युनिटी एक कल्चरली, सोशली बहुत ही कम कैपिटल वाली एक कम्युनिटी है जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, यूनाइटेड नहीं है, अनयूनाइटेड है. मतलब
बहुत ही हेट्रोजेनस ग्रुप है, होमोजेनस ग्रुप नहीं है, और उनमें वो वैचारिक क्लैरिटी भी नहीं है जो कम से कम दलित समाज में है। और वही फार्मूला इनके लिए उत्थान के लिए काम में आएगा जो सदियों से चल रहा है, जिसको बाबा साहब ने भी कहा। जी, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक आपसे ये सुनना चाहता हूं कि ये ठीक है कि आंध्र प्रदेश में लागू हो रहा है ठीक से, दूसरे स्टेट्स में नहीं हो रहा है, लेकिन ये दो पॉलिटिकल पार्टी भले रीजनल पार्टी है, एक रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनके ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव है, सोशल जस्टिस के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, बैकवर्ड कम्युनिटीज के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिजर्वेशन पर टीडीपी बहुत बड़ी बड़ी बात करती है। मेरा ये कहना है कि ये अपने गठबंधन के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है, जो गाइडलाइन दे रही है सबको, क्यों नहीं उसमें बैठकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते, या अगर नहीं कोई कमेटी है तो सीधे प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से कहते हैं कि भाई ओबीसी के प्रति ऑल इंडिया लेवल पर, नॉट ओनली आंध्रा, देश में ठीक है, आंध्रा में लोग समझदार है, वो चीजों को ठीक कर ले रहे हैं, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जो इनजस्टिसेज हो रही हैं, व्हाई दे आर नॉट रेजिंग दिस क्वेश्चन? जी, जी, मैं उसी पे आ रहा था। प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी क्लेम करते हैं, और जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो भी उड़ीसा के ओबीसी हैं, कुलता समाज से आते हैं, कुलता एक जाति है वहां पे, उससे वो ओबीसी से आते हैं, और दोनों ओबीसी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबसे ज्यादा जो हकमारी हो रही है वो ओबीसी की हो रही है। और आपने पूछा कि टीडीपी, और जी, वो भी एजुकेशन के क्षेत्र, जी, जी, एजुकेशन के क्षेत्र में, जहां आपके माने किसी भी कम्युनिटी का इवॉल्वमेंट वहीं से होना है, वहीं पे उनको उनकी कब्र खोदी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, टीडीपी और जो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, एक और पार्टी छूट गई है इसमें, वो भी एक तरह से अन्याय में शामिल है, वो है जनता दल यूनाइटेड। तो सेकुलर और यूनाइटेड, इनका कोई कोई क्लियर एजेंडा नहीं है। इनका एकदम स्पष्ट है कि इनको कैसे भी पावर में रहना है। जेडीएस तो कर्नाटका में जाति जनगणना की भी बात नहीं करती है। वो बस एक वो कलिगा जो कम्युनिटी का होल्ड है, चाहे मांड्या हो चाहे मैसूर के जो आसपास के इलाके हैं, वहीं तक सीमित हो गई है। रही चंद्रबाबू नायडू की बात, वो भी कहीं कोई जातिगत जनगणना की बात नहीं करते हैं। इनका कहीं कोई सोशल जस्टिस से लेना देना नहीं है। अब बात घूम के आती है कि जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, लोगों को जागना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट प्रभावित नहीं है उससे। वो तो प्रभावित होती हैं जब चुनाव हारती हैं, उनको लगता है कि हमारे अपने संगठन में परिवर्तन करना है, लीडरशिप में परिवर्तन करना है। लेकिन यहाँ तो जनता के लड़के और लड़कियां डॉक्टर बनेंगे, और बेसिकली उनकी हकमारी हो रही है। तो जनता को अवेयर होना है, यूनाइट होना है। और मैंने जो अपनी बात कही कि संघर्ष एक रास्ता है, संघर्ष आप पॉलिटिकल पार्टीज पे जो आपकी बात करते हैं, जो आपकी कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए लड़ूंगा, उनके पास जाना है, उनका दरवाजा खटखटाना है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पूछना है कि ये क्या हो रहा है, 2445 सीटें कहां गई? मेरे पास एक चार्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे पास ये चार्ट है जी। इसमें ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से भी बहुत नीचे है, अब मुझे लगता है एससी से भी। जी, जी, तो ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल कि क्या इस सिलसिले में जो नॉर्थ इंडिया की 2-3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोशल जस्टिस के एजेंडे को सबसे ऊपर रखती हैं, खासकर अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, अपने मैनिफेस्टो में, एक का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी है समाजवादी पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी भी इसको सोशल जस्टिस के एजेंडे को बहुत प्रमुखता से पेश कर रही है, राहुल गांधी भी इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन दलों को भी, अगर ये अब तक नहीं इस पर जागे हैं, अब तक नहीं इसको उठा रहे हैं, तो इनको उठाना चाहिए और लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि उनकी इनजस्टिसेज जो हैं उनके खिलाफ ये खड़े हैं? जी, बिल्कुल आगे आना चाहिए, नहीं तो फिर वो किसकी राजनीति करेंगे? क्योंकि ये केवल किसी कम्युनिटी की सीटें नहीं है, पूरा एक वर्ग है। ओबीसी में 5000 जातियां, एससी में 2000 से ज्यादा जातियां हैं, एसटी में भी बहुत सारी जातियां हैं। तो ये एक वर्ग की हकमारी है, और ये करीब-करीब ये जो तबका है, ये भारत की 85% आबादी। तो राष्ट्रीय जनता दल स्वाभाविक है इस मुद्दे को उठाएगी, और उसको ये माने इस पर पूरा क्लियर स्टैंड है कि नहीं, ये तो अब बात करने से पता चलेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको साफ साफ इस पर बात करनी होगी, और इस मुद्दे को आइडेंटिफाई माने इस मुद्दे को रखना होगा, क्योंकि ये एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय है, अत्याचार है, और उनके युवाओं को कुंठित करने का प्रयास है। Dr. Please repeat, sir. People who are from SC community, ST community, and OBC community working in different political parties,
BJP, in Congress, RJD, or whatever it may be, should not they get united and pressurize their political leadership to do something on this issue? It is a pitiable condition. So I'm sorry to say this. So whoever in the committees of OBC committee or SC committee or ST committee, they are not aware about all these things, sir, actually. So each and every time we are going to meet them and explaining them clearly. So what is the rule of reservation? So what is NEET admissions? What are the professional colleges? What is the distinction between UPSC appointments and professional course admissions? So it is very difficult to us to convince them to make them to understand the policies and the judgments which are given by the Supreme Court. So this is very unfortunate, sir. I don't know how they are working for these OBCs welfare other thing. I don't want to comment this point. So really, they are not having the clear idea. So if they are if a person who is fighting for who is appointed for these committees should aware about all these things, but unfortunately they are not having the awareness or they are not having the commitment, and they are afraid of the main leaders, so who are in prominent posts. So even though there is a scope to them to convey the message, they are afraid about their existence. That's why they are not really fighting for this. We met so many leaders actually. So many leaders, so many committee members, all these things. Each and every time, you have to take all these records and some bundle of papers, document copies, and the illustrations. But they are not doing the minimum interest to fight for the right cause. So that Right, is sir. the main drawback. Yeah. Now we can conclude our session. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के वेणुगोपाल, डॉक्टर संदीप यादव। आप लोगों ने ये बात शिद्दत के साथ रखी है कि जो खासकर SC ST OBC कम्युनिटी के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनको इन चीजों से अवेयर होना चाहिए, सही फोरम पर इस बात को उठाना चाहिए। अगर वो नहीं उठाते हैं तो सोशल जस्टिस के प्रति उनकी जो भाषणबाजी है, चाहे वो राजनीतिक रैलियों में हो या संसद और विधानसभाओं में हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बच्चे सफर कर रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिसेज हो रही हैं, और अगर सरकार पर वो दबाव नहीं बना पाते और सरकार दबाव में आकर के सही कदम नहीं उठाती, तो सारी की सारी चीजें बिखर जाएंगी और शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जो अक्सर वो राजनीतिक रूप से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बोलते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज इतना ही दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you, sir.